अभी क्योंकि लोगों की जो इच्छा थी वहाँ शासन बदलने की, वो शासन वो बड़ा बदल रुझान मिल रहा है असम में। सारे देश के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। सारा देश आज खुशी से झूम रहा है क्योंकि बंगाल के लोगों को डर और भय के राज से मुक्ति मिली है। आज बंगाल के लोगों ने उस डर और भय के माहौल से मुक्ति पाकर मोदी जी के विकास और सुशासन को चुना है। वो भी चाहते हैं जिस तरह 12 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, बंगाल उस विकास से अछूता रहा। अब वो भी चाहते हैं कि बंगाल का भी विकास मोदी जी के साथ हो, इसलिए उन्होंने विकास और सुशासन को चुनकर आज वहां पर ऐतिहासिक 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। तो मैं आप सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो बंगाल, आसाम और पांडिचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत हुई है। और ये बंगाल की जो जीत है, मैं समझता हूँ ये खाली जीत ही नहीं, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो कि विषम परिस्थितियों में भी उस जंगल राज से रेगुलर संघर्ष करते रहे और एक लंबा संघर्ष करके आज ये जो जीत हासिल करी है। तो मैं समझता हूँ बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारक। चलिए शुरुआत करते हैं खास चर्चा की और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां राजरमन दीक्षित हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर तंवर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बहुत स्वागत है आपका सुखबीर जी। विजय दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। राकेश कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। राजरमन दीक्षित जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी। सबसे पहले बहुत बधाई आपको। देखिए साल 1980 में जब जनसंघ के नेताओं ने बीजेपी की स्थापना की थी, खुद संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन अभी तक बंगाल में बीजेपी की सत्ता नहीं बनी थी। लेकिन ये जो मौका मिला है, क्या ये माने कि एक इमोशनल पल भी है आप सभी के लिए, एक श्रद्धांजलि भी है उनके लिए, उनको आपकी तरफ से? साक्षी जी आपको नमस्कार जी। मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जनक जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी ये जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रहा है। और ये वाकई है कि ये भावुक पल भी है और खुशी का पल भी है। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो बड़ी लीडरशिप है, कितने संघर्ष के बाद, कितनी मेहनत के बाद और कितने कार्यकर्ताओं ने जो टीएमसी के गुंडों का जो अराजकता सही है, जो यातनाएं सही है, आज भारत देश के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल के साथ, मिठाई के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और ये जीत वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की जीत है, एजेंडे की जीत है, जो उनका मजबूत और कुशल नेतृत्व है, उस नेतृत्व की जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आज गदगद है। और जो हमारे ऊपर ये लगाया, हमारे बारे में सोचा जाता था कि जहां हिंदी भाषीय क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वहीं पे चुनाव जीत सकती है, लेकिन इस देश की जनता ने यह दिखा दिया कि कुशल नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, उसमें पूरे देश के अंदर, चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कहीं भी हो, कि उस नेतृत्व की जीत कहीं भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता एक सूत्र में बंधकर किसी भी इलेक्शन के लिए कार्य करते हैं। और उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की है। वाकई ये जीत हमारे लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। ठीक है सुखबीर तंवर जी, बधाई आपको भी, क्योंकि 10 साल बाद केरला में कांग्रेस वापसी करती नजर आ रही है। देखिए साक्षी जी, 5 विधानसभा चुनावों के रुझानों और परिणामों से बदलाव की बयार नजर आई है। आसाम इसका अपवाद है। तमिलनाडु में पुनः एक अभिनेता विजय को सत्ता के नजदीक लाने के लिए वहां की जनता ने अपना अतीत दोहराया है और वामपंथ का अंतिम किला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल में ध्वस्त कर दिया है। और
चूंकि पुडुचेरी छोटा राज्य है, मात्र 30 विधानसभा की सीटें हैं, उसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई विशेष औचित्य और योगदान नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से 15 वर्ष बाद जो तृणमूल कांग्रेस के शासन में बदलाव हुआ है, वो बंगाल की जनता ने जिस प्रकार का अपना मैंडेट दिया है, स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल के चुनाव से पहले इस देश ने जिस प्रकार के प्रकरण देखे, निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे ज्यादा आज और कुछ कहना उचित नहीं है। चलिए ठीक है। राकेश कुमार जी, देखिए 119 सीटें ऐसी थी जहां पर टीएमसी लगातार 15 सालों से काबिज थी, उनमें से 69 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 162 सीटें ऐसी थी जहां पर टीएमसी लगातार 10 सालों से जमी हुई थी, उनमें से 95 सीटें बीजेपी ने जीत ली। क्योंकि रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं। क्या बड़ी वजह रही? वो 5 फैक्टर्स आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बदलाव बीजेपी कैसे कर पाई? नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिया बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी ने नामुमकिन को मुमकिन इसलिए कर दिया क्योंकि जब 2021 से ही बीजेपी की शुरुआत हो गई थी कि उनको पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनानी थी। जब उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से टीएमसी से जब वो अलग हुए तो उनको बीजेपी में जोड़ा, और 2021 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी ने केवल 77 सीटों पे जीत हासिल की, तो बीजेपी 77 सीटों पे जीत हासिल करके चुपचाप नहीं बैठी। वो 2021 से लगातार 2026 आज जब हम चुनावों की गिनती कर रहे हैं, तब तक लगातार वो हर एक विधानसभा के ऊपर बहुत बारीकी से काम करती रही, अपने संगठन को मजबूत करती रही। और टीएमसी से जो भी कुछ नेता थे, जो भी आना चाहा, उन्होंने बीजेपी के साथ, उनको बीजेपी से जोड़ा। उन्होंने बाकी और ऐसे पॉलिटिकल लोगों को जिनकी पश्चिम बंगाल के अंदर एक अच्छी इमेज थी, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से जोड़ा। और लगातार ये पिछले 7-8 सालों की जो उनकी मेहनत थी, वो आज रंग लाई है और उन्होंने टीएमसी को सरकार बनाने से रोका और एक बहुत अच्छा उन्होंने मैंडेट हासिल किया। और उसके बाद बहुत कुछ देखने की बात है। जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, तो बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स थे, उन सभी ने अपने चुनाव प्रचार के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में थे, उन्होंने बंगला भाषा का प्रयोग किया अपने चुनावी कैंपेन के अंदर। उन्होंने, चाहे वो अपने टेम्पलेट्स थे, उनको बंगाली भाषा में बनाया। उन्होंने हर एक विधानसभा के अंदर किस तरीके से कहां पर किसको प्रचार के लिए भेजना है, उसको भेजा। और जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश थे, उन सभी के मुख्यमंत्री हों, राज्यसभा सांसद हों, लोकसभा सांसद हों, सभी प्रदेशों के विधायक हों, उन्होंने डोर टू डोर पे जाके कैंपेनिंग की। और जिस तरीके से बीजेपी ने बीच चुनाव के अंदर जिस तरीके से एक मछली भात खाते हुए भी एक वीडियोस वायरल हुई और बीजेपी के नेताओं ने कहीं ना कहीं ये मैसेज भी कन्वे किया कि किसी भी तरीके से किसी को भी रोका नहीं जाएगा, तो ये सारी बातें हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी जी की उन्होंने एक छवि क्रिएट कर दी कि ये केवल एक विशेष समुदाय को लाभ देती हैं टीएमसी, उसके अलावा टीएमसी जो है वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है, इस तरह की एक छवि बनाई गई। और लगातार शुभेंदु अधिकारी ने, अभी भी देखें आप, तो उन्होंने मीडिया में भी यही कहा, वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि हिंदुओं ने और सनातनियों ने टीएमसी को सबक सिखाया है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको बोलें कि केवल ये चुनाव की कैंपेनिंग, इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन चुनाव डिक्लेयर किया तब से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, तो ऐसा कहना मैं समझता हूं गलत होगा। बीजेपी ने 2021 से पहले से ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती आ रही थी और 2021 के बाद लगातार उन्होंने 5 साल मेहनत करी, उसका ये नतीजा आया है। और देखिए, चुनाव के अंदर जो जीतता है वही सरकार बनाता है। तो आज की डेट में जो मैंडेट है वो सीधे तौर पे पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को दिया है। तो बीजेपी के वहां के सभी बड़े नेताओं को और बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में विजय थैलापति ने जिस तरीके से अपनी एक नई पार्टी बनाई और केवल 2 साल पुरानी पार्टी ने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक चमत्कार करके दिखाया और वहां पर वो देखिए 109 सीटों पे लगभग आगे चल रहे हैं।
तो मैं समझता हूं विजय थैलापति को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब कि 2 साल में एक पॉलिटिकल करियर अपना एक स्थापित किया। इसमें कोई दो राय और निश्चित तौर असम पे। में भी बीजेपी सरकार बना रही है, पांडुचेरी में भी बीजेपी सरकार बना रही है, और केरल में जिस तरीके से देखिए जो आपस में अलायंस है उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि केरल में कभी भी एक अलायंस की डायरेक्ट मैंडेट नहीं आता। तो ये सभी है। बाकी आज तो सभी जो भी नेता जो भी पार्टी जीती हैं उन सभी को बधाई, और जो नेता नहीं जीत पाए हैं उनको चिंतन मनन करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो सब सीटों पे चुनाव भी लड़े और उसके बावजूद भी वो पश्चिम बंगाल में कुछ कर नहीं पाए, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, चाहे वो असम की हार हो, चाहे वो पांडुचेरी की हार हो। ठीक है जी दुबे जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को सीटें जो है वो ज्यादा मिली हैं इस वक्त जो नजर आ रही हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा बीजेपी का। क्या वाकई में देखा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी थी ममता बनर्जी के खिलाफ? आपका आकलन क्या कहता है? जी देखिए, ऐसा है कि जो वोटिंग परसेंटेज की बात स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे टीएमसी का वोट परसेंटेज 3-3.5% के आसपास डाउन हुआ है, जो कि उनके हाथ से छिटका है। और ये जो 3% ठीक ठाक वोटिंग होती है, कोई कम नहीं होता है, जीत हार तय करने के लिए भरपूर होता है। तो अगर टीएमसी की ओर से कोई परसेंटेज ऑफ वोट्स उनसे अलग हुआ है तो वो कहाँ गया है आखिरकार? निश्चित तौर पे बीजेपी ने गेन किया है तो बीजेपी के पास गया है, और बीजेपी इस बात को मैसेज करने में पूरी तरह से सफल रही है कि जो हिंदुत्व की बात कर ली जाए, सनातन की भी बात की जा रही है, तो लेकिन बंगाल के आम लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि भाई चाहे जो भी कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, चाहे आरजीकर की बात की जा रही है या और चीजों की, वो मैसेज लोगों ने एक्सेप्ट किया है और माना है कि भाई दीदी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। 15 साल हमने इनको पूरा समय दिया, और इन्होंने बंगाल में जो कानून व्यवस्था की खास मुद्दा उठाया गया, भ्रष्टाचार का भी उठाया गया, ये सब चीजें लोगों ने इसको माना है। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भाई 21 से तैयारी कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी हमेशा ही करती रहती है भाई, उसका कैडर मजबूत है, बड़ी पार्टी है, और निश्चित तौर पे लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि भाई कैसे तैयारी की जाती है, बीजेपी से ट्रेनिंग लेना चाहिए उनको। और लोग जो है, जो मुद्दों की बात की जा रही है, भाई देखिए अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई उसका जो वोट परसेंटेज था वो कहां चला गया, ये भी तो एक सवाल है ना। जो पहले सत्ता में पार्टियां थी, आखिरकार वो भी अब 0 या 2 पर या नीचे दिख रही हैं, तो एक समय उन्होंने भी वहां लीड किया है, वहां जीता है, वहां शासन चलाया है, लंबे समय चलाया है। वामपंथ, अगर देखिए वेस्ट बंगाल वामपंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक की अब यात्रा तय कर चुका है। अब जो है उसको जो है सर्कुलर घूमने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। कारण यह है कि जब वामपंथ को उसने 35 साल अपने यहाँ शासन दिया, तो क्या वामपंथ को उसने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था? निश्चित तौर पे तभी उसने 35 साल उनके शासन को एक्सेप्ट किया और चलने के लिए पूरा समर्थन दिया। अगर ममता बनर्जी को उन्होंने मौका दिया तो उनको थंपिंग मेजोरिटी के साथ में 15 साल अपने यहाँ गवर्निंग एक्सेप्ट की और उनको जिताया पूरी तरह से। और आज भी अगर देखा जाए तो 2 पार्टियां ही वहां पर लीड कर रही हैं। अगर सत्ता को देखा जाए तो अपोजिशन में आज टीएमसी बैठेगी, और टीएमसी के पास में 100 के आसपास के जो आंकड़ा माना जा रहा है वो उनके साथ में प्लस माइनस होके चलेगा। तो आप ये मत कहिए कि और किसी ने वहां दूसरों के वोट परसेंटेज कहां चले गए, आखिरकार वो वोट किसी के पास तो पहुंचे हैं, और वोट कौन उसको गवर्न कर रहा है वही वहां पर सत्ता में आपको अपोजिशन में बैठा हुआ नजर आ रहा है या फिर सत्ता में नजर आ रहा है। तो ये मेहनत जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक शुभकामना देने का काम करती है। और जो है अब देखना यह होगा कि आखिरकार वेस्ट बंगाल जो है, जो डबल इंजन वहां लगेगा, तो आखिरकार कितना चमत्कार दिखाता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है, ये एक बड़ा सवाल है। कारण 2-3 मैं बातें और कहना चाहूंगा। देखिए जो कलकत्ता में जो है ना, जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, वो कलकत्ता एक सस्ता शहर माना जाता है, और वहां की जो आम आदमी है उसको कम पैसे में भी उसका गुजारा बेहतर ढंग से चलता है। वहां मजदूरी करता है तो भी उस तरीके से काम करता है, और मध्यम क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का आदमी है तो उसको भी वो चीजों की आवश्यकता होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां का शासन जरूर आज उसको चलाने का मौका मिला है, लेकिन उससे उस वर्ग का ख्याल रखना होगा जिसको एक लंबे समय तक चाहे टीएमसी की सरकार ने अपने साथ जोड़ा और उनको उस सेगमेंट को एड्रेस किया। मेरा कहना यह है, तो वो सेगमेंट एड्रेस होना चाहिए, तभी जाकर के वहां के लोग जो हैं पूरी तरह से
आपके साथ जुड़े हुए माने जाएंगे और उनके सरोकार पूरे होंगे, जिसके लिए उन्होंने मैंडेट दिया है। तो ये आज अगर वामपंथ केरल से भी बाहर हुआ है तो उसके पीछे भी कुछ ठोस कारण हैं। और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, भाई ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ बात बताएंगे आपको, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने किला गिरा दिया वामपंथ का वहां पे। तो भाई निश्चित तौर पे जो दो फ्रंट्स हैं उसमें से एक लेफ्ट है और एक यूडीएफ है, और यूडीएफ अगर आज जीता है तो केरल का एक ट्रेंड और भी मजेदार है कि भाई वो बहुत लंबे समय तक किसी एक को बियर नहीं करता, वो जो है अगले टर्म में दूसरे को मौका दे देता है। तो आज आपके पास चांस है कि आप उसको आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं का दौर ऐसे चलता रहे। चाहे वो पांडिचेरी की बात की जा रही है तो एक पांडिचेरी भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है और उसका भी उतना महत्व है जितना कि किसी और राज्य की विधानसभा का होता है। तो और अब तो आइलैंड्स का बहुत महत्व हो गया है। आप देखिए भाई, हार्मोज जो स्टेट जो है एक छोटा सा पासिंग बाईपास है और उसका बहुत बड़ा महत्व हो गया, क्योंकि उसने जो है बहुत बड़ा आर्थिक तौर पे वहां पर मूवमेंट इफेक्ट किया, आर्थिक व्यवस्थाओं को पूरे दुनिया भर में अपना असर दिखा दिया। तो आज अगर आप कहते हैं कि छोटा सा कोई आइलैंड है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि कल जो है जब हमको कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उस आइलैंड का वैसा इस्तेमाल करेंगे जैसा कि विश्व में अन्य जगहों पे इस प्रकार के आइलैंड्स का होता है। तो डेफिनेटली इट्स ए वेलकम स्टोरी कि हम चाहे पांडिचेरी की बात करें, असम की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए फुल प्लेस एक मौका है कि वो उस देश को आगे ले जाए और जो है आने वाली सदी के लिए तैयार करे देश को। ठीक है, देखिए राजरमन दीक्षित जी, कई सारे फैक्टर्स हैं लेकिन जो मोटे तौर पर मुद्दे थे वो था लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व, जो कि खास तौर से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का जो कोर वोटर था वो तो बीजेपी, हालांकि शुरुआत से बीजेपी का कोर वोटर रहा, लेकिन बीजेपी ने इसको डेवलप किया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बल पर बीजेपी को वोट मिला है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी ने खेला, उसके बल पर ये बीजेपी के पक्ष में वोट गए। क्या आप मानते हैं इस चीज को दीक्षित जी? लेकिन सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कभी हारता नहीं, वो सीखता है। 2021 में चाहे हम हार गए थे, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता था उस कार्यकर्ता ने बंगाल की जो जनता थी उस जनता के साथ लगातार संवाद किया, उस जनता को यह विश्वास दिलाया और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां थी, जो लोक जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को देखा है। और उन्होंने जब ये देखा कि आपके जो हित हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सुरक्षित है, तब उन्होंने उन लोक कल्याणकारी नीतियों को अडॉप्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंडेट दिया है, ना कि किसी मुद्दे से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस काबिल बनाया कि जनता के साथ इतना सीधा संवाद किया, जनता को ये एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित है। दूसरी बात कि जब तकरीबन 12 सालों से 2014 से जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से बंगाल के अंदर टीएमसी का शासन था। उन्होंने देखा कि देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है और वो एक राज्य जो है वो पिछड़ता जा रहा है, वो अराजकता में फंसता जा रहा है, उद्योग धंधे यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं और बैकवर्ड होता जा रहा है, बैकफुट में जा रहा है। तब वहां की जनता ने अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास की राह चुनने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी में अपनी आस्था जताई और जनता ने सीधा सीधा था 2/3 का लगभग बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की जब वहां सरकार बनेगी तो उस जनता को सीधे जो योजनाएं हैं केंद्र के भी और राज्य की भी, उन सभी का लाभ होगा और उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, एक ऐसा माहौल दिया जाएगा खुशहाली का, तरक्की का, पारदर्शिता का। जो पूर्व में सरकार ने घोटाले किए हैं उन घोटालों से बाहर निकाला जाएगा और जो तरक्की और पारदर्शिता की जो राह है वो चुनी जाएगी। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में भी आई है उस राज्य में स्थायी आई है, चाहे 3 बार आई, 4 बार आई। गुजरात देख लिए, हरियाणा देख लीजिए या आप असम देख लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी स्थायी रूप से आती है। और बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो लंबे समय तक स्थायी रूप से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास कार्य है वो लगातार बढ़ते जाएंगे और जो बंगाल है वो तरक्की के राह पे बढ़ता जाएगा।
बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब एक अपग्रेड बंगाल जो है वो वहां के लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सुखबीर तंवर जी, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें से खुद बंगाल भी है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक शासन किया है। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी ने कितने साल शासन किया ये आप बखूबी जानते हैं। जो बात कर रहे हैं कि राकेश कुमार जी, ये चिंतन मंथन करने का वक्त है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इतना डिक्लाइन होना, अभी जो इस वक्त रुझान है उनमें केवल 2 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को। आप देखिए साक्षी जी, देखिए साक्षी जी, बोलिए। आवाज आ रही है साक्षी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए साक्षी जी, हमें और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, जहां तक तृणमूल कांग्रेस का प्रश्न है, वो कांग्रेस से ही अलग होके वहां पे सत्ता में आई थी और निसंदेह वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, भले ही नाम बदल गया हो, इसमें कोई शक संशय नहीं है। लेकिन जिस तरह से विकेंद्रीकरण है सत्ता का और जो भी विषय रहे हैं बंगाल के, निश्चित तौर पे एक बहुत अलग किस्म का विषय है बंगाल को लेके। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी घोटालों की बात कर रहे थे, हालांकि मैं तो ये विषय नहीं उठाना चाहता था आज, लेकिन आपके माध्यम से देश प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी कौन है? क्या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी वॉशिंग मशीन में धो के साफ करके अपने पास नहीं रखा? और इसके अलावा घोटाले की बात है, क्या हेमंत विश्व शर्मा कौन है? क्या उन पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? आखिर उनको भी जिस तरह से वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करके वहां असम में प्रोजेक्ट किया, ये इनकी मूल विचारधारा के लोग नहीं है। मैं आज कहूंगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात है, चाहे वो आसाम की बात है, चाहे कहीं और की बात है, इनकी मूल विचारधारा से इन लोगों का कोई ऐसा खास मतलब नहीं रहा है। वो आप भले ही उनका भगवाकरण करके या जो इधर उधर की बात करके करने का विषय करें, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि जिस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव में खासतौर पे पश्चिम बंगाल और आसाम में जो विषय आए हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की एक भूमिका पे बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और उन पे अब राष्ट्र को एक व्यापक स्तर पर चिंतन करना चाहिए। सिर्फ यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या फिर जो अन्य दल है जहां पर नहीं जीते, वो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं देश का चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिस तरह का विषय रहा है वो संघीय ढांचे पर प्रहार है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और असम का विषय आया। राकेश जी, ये आम हो गया है, जहां जहां पर बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन से जीती है वहां पर चुनाव आयोग को खास तौर से कटघरे में खड़ा किया जाता है। एक पैटर्न सा बन चुका है। मैं एक पोस्ट देख रही थी इल्तिजा मुफ्ती का, जो खुद कह रही है कि बंगाल का जनादेश दिन दहाड़े लूटा गया है। ये क्यों आम हो गया है? 21 में भी तो अच्छे खासे मार्जिन से टीएमसी जीती, तब ऐसा क्यों नहीं कहा गया? देखिए, विपक्ष में जो भी पार्टी जाती है वो हमेशा कोई ना कोई आरोप लगाती है। जैसे कि हम हमेशा सुनते थे कि मशीनों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाद में ये सुना गया कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहीं ना कहीं जब चुनाव जीत कर आ रही होती है तो विपक्ष में जो भी होता है वो कुछ ना कुछ आरोप लगाता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ये चुनाव कैसे जीती और इतनी मजबूत स्थिति में कैसे आई। देखिए, इस पूरी जीत की जो पटकथा है वो 2020 से शुरू हो गई थी, जब शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की मौजूदगी में टीएमसी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास अपना खुद का कैडर वोट नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी संगठन को वहां पर मजबूत किया और उनके पास वहां के कुछ मजबूत नेता भी नहीं थे। तो उन्होंने 2020 में जब 21 में चुनाव होना था तो उससे पहले ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि उससे पहले बीजेपी ही आरोप लगाती थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप टीएमसी पे भी लगे और शुभेंदु अधिकारी जी पे भी लगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2020 में पार्टी ज्वाइन की, 21 में बहुत बढ़िया बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार वो मेहनत करते आ रहे थे। तो मैं समझता हूं, और ममता बनर्जी को भी हरा दिया, आप सोचिए, नंदीग्राम से जी, और ममता बनर्जी को भी तभी हराया उन्होंने नंदीग्राम से।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को भी हराया और उसके बाद लगातार बीजेपी ने वहां पे अपना संगठन मजबूत किया। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी सेंटर में है, तो सेंटर के अंदर होने से उनको ये एक एडवांटेजेस मिला वहां के कार्यकर्ताओं को कि हमारी पार्टी सेंटर में है, सेंट्रल मिनिस्टर्स हमारे लिए कैंपेन करने आएंगे। फिर बाद में लोकसभा चुनाव हुआ, उन्होंने बंगाल के कोटे के कई लोगों को अच्छी सेंटर में पावर दी। उसके बाद वहां पर लोगों के अंदर और ऊर्जा भरी, वहां के कार्यकर्ता बढ़ते चले गए। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आज मैं समझता हूं 2 सीटों पे ही आगे चल रही थी अभी कुछ समय पहले, तो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता है तो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करती है और वहां पे जाकर चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा जाता है और उसके बाद वो पूरे 5 साल तक उस प्रदेश से गायब हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें फाइट में आना है तो लगातार उन्हें हर प्रदेश के अंदर अपने प्रदेश इकाई से लोगों के बीच जुड़ के रहना पड़ेगा। आप देखें अभी जो जीत हुई है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, हालांकि अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया, लेकिन 2 पार्टियां हैं। हालांकि बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी लगभग 100 सीटें जीत रही है और उसके बावजूद कई सीटें जो वो हार रही है। जो मैंने अभी इलेक्शन कमीशन की साइड पे आंकड़ा देखा था तो अंतर जो है 2000, 3000, 4000, 5000 का है, तो वो अंतर भी ज्यादा नहीं है। हालांकि एक विश्लेषण किया जाएगा किस सीट पे कितने वोटों से कौन हारा कौन जीता, लेकिन ममता बनर्जी विपक्ष में बैठने के लिए एक मजबूत स्थिति में है। तो मैं समझता हूं कि बाकी पार्टी जैसे कांग्रेस है या वामपंथ है, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी को बधाई, और ममता बनर्जी अब विपक्ष में बैठेंगी तो मैं समझता हूं वो विपक्ष में बैठेंगी तो वो अच्छे से देख पाएंगी कि अब विपक्ष में बैठ के किस तरीके से काम किया जाता है। और मैं समझता हूं टीएमसी को भी अब 5 साल तक लगातार अपने चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और जिस तरीके से विपक्ष को जो आवाज उठानी चाहिए लोगों के लिए, वो उनको उठाने का उनका काम बनता है। ठीक है, देखिए दुबे जी, इस बार के चुनाव में झालमुड़ी बहुत फेमस हुई। झालमुड़ी बंगाल का स्ट्रीट फूड है और जो टीएमसी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे बाहरी होने का, क्या ये माने कि इसका पीएम मोदी ने काट निकाला और झालमुड़ी के खाने के बहाने वो पहुंचते हैं झाड़ग्राम और वहां पर वो खाते हैं और ऐसे में झालमुड़ी खाकर वहां के खान पान, वहां के कल्चर का जुड़ाव उन्होंने दिखाया, एक संदेश दिया। और देखिए इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं हम, जो झाड़ग्राम है उसके अलावा बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम, ये वो भाजपा इन 4 सीटों पर इस वक्त जीतती नजर आ रही है। जी नहीं, देखिए साक्षी, ऐसा होता है कि हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात की जाए या किसी प्रदेश की बात की जाए। तो वो पहचान जो होती है वो वहाँ के लोगों के साथ जुड़ी होती है, वहाँ की एक रिकॉग्निशन है। ये झालमुड़ी जो है ना, ये आप अगर कैलकाटा भी चले जाएं और कहीं आप टहलते हुए घूमते हुए किसी सड़क के किनारे चले जा रहे हैं तो आपको झालमुड़ी वाले आवाज लगा के बोलते हुए या बेचते हुए मिल जाएंगे, जो 10 रुपया 20 रुपया में आपको जो है एक पुड़िया बनाएंगे अपने झालमुड़ी के साथ तैयार करके और आपको दे देंगे। और आप आमतौर पे वहां ये होता है कि आप अगर घर से बाहर निकले हुए हैं, किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं या कहीं पार्क में बैठ रहे हैं या कहीं भी कोई प्लेस है जहाँ टाइम पास कर रहे हैं, तो वो झालमुड़ी एक बहाना होता है। तो ये झालमुड़ी जो है ये भरपूर तरीके से वहां के लोगों के बीच रची बसी एक वो है और ये आम आपको मिलेगी वहां पे। दूसरी बात है कि जब आप लोकल ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिटिकल मैसेजेस के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आगे बढ़ाती हैं। और झालमुड़ी के बहाने नहीं, बल्कि ये कहिए कि झालमुड़ी के जो पहचान थी, जो आइडेंटिटी है, उसके बहाने एक बहुत अच्छा मैसेज बीजेपी ने दिया वहां पे। निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें भी कही उसमें, लेकिन ये एक झालमुड़ी नहीं है, वहां मच्छी भात की भी बात है। आप ने जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मच्छी भात भी खाते हुए उन्होंने वीडियो चलाया अपना, ऐसा नहीं है। और लोगों ने जो है उसको भी कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ तो नॉनवेज हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, लेकिन वेस्ट बंगाल में झालमुड़ी के साथ साथ मच्छी भात भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो शायद निश्चित तौर पे देखा होगा आपने भी, और लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। देखिए हर जगह की एक अपनी पहचान है
और वहां पर जो प्रचुर मात्रा में, देखिए धान बहुत होता है वेस्ट बंगाल में, इवन बिहार के भी कुछ बेल्ट्स हैं यहाँ की धान भरपूर होता है, और मच्छी जो है वो भी भरपूर तरीके से उपलब्ध है। लोग तालाब में मच्छी पालन का उद्योग चलाते हैं, वो एक बिजनेस है, एक नॉर्मल कोर्स की जो है एक्टिविटी है वहां की। तो वेस्ट बंगाल में भी लोग मछली पालते हैं, मछली पालन उनका बड़ा सामान्य सा वो है और उनके फूड का बेसिक हिस्सा है। तो ये चीजें वहां पर पहले से हैं, लोग इसको अपने नॉर्मल रूटीन में उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो उनका जीवनचर्या का हिस्सा है। तो आप एक अगर मैसेजिंग करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उन्हें पहचानों को पकड़ना होगा, और वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने एक सफलतापूर्वक वो मैसेजिंग किया है, भाई हम बाहरी नहीं हैं, हम भी झालमुड़ी खाते हैं, हम भी मच्छी भात खाते हैं, तो आपके याद में हैं। और वैसे देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते हैं तो फिर उसमें आइडेंटिटी खोजने की जरूरत वैसे पड़नी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करिए। मैसेज जो है राजनीति में बहुत स्ट्रांग मैसेजेस ही काम आते हैं, और ये मैसेज निश्चित तौर पर जैसा आप कह रहे हैं एक सफल मैसेज है, और भारतीय जनता पार्टी ने कनेक्ट एस्टेब्लिश किया लोगों के साथ, लोकल कनेक्शन, और उसका निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं। भाई आज तो जो है पूरी तरह से लोग कह रहे हैं कि साहब हम हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप और कोई बात नहीं करिए हमसे। और वो जो पहले वाले हमारे मुख्यमंत्री थी वो नहीं है, वो तो जो है अपने आप को दिखाती हैं कि वो तो मामला जब ओरिजिनल और डुप्लीकेट पे भी आके फंस गया है। तो अभी चर्चाएं जो है बड़ी गंभीर हो रही हैं, और निश्चित तौर पे अभी तो भाई शुरुआती दौर है, अभी थोड़ा समय लगेगा जबकि चीजें सेटल होंगी, और अभी पूरी तरह से जो है कार्यकर्ताओं में उत्तेजना है। और कह सकता हूं कि भाई एक जीत का जश्न जो है वो सामने दिख रहा है, और मैं समझता हूं शाम को प्रधानमंत्री जो मुख्य भाजपा मुख्यालय पर होंगे, तो उनकी मैसेजेस में भी बहुत सारी बातें होंगी, और वो हर बार चूंकि जितने चुनाव के जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो अपने लोगों के बीच आके अपनी बात रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारा जो भी कार्यकर्ता है उनको ये महसूस होना चाहिए कि हमारा नेता है और हमारे बीच आके अपनी बात को शेयर कर रहा है, और लोग चीजों को शेयर करना ये मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा एक आधार है, और वो चीजें हमेशा हर पार्टी के ही लीडर्स को एक लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी चाहिए अपनी, और अपना मैसेज वहां पर कैरी करना चाहिए। जीत जो है बहुत बेहतरीन है निश्चित तौर पे, लेकिन उतना ही बेहतर शासन भी चलना चाहिए। मेरा मानना ये भी है कि लोगों की जो आम आवश्यकताओं की और दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं या उनकी जो आम जरूरतें हैं, उनके लिए उन सरकारों को काम करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की सरकार है साहब, ये राजशाही नहीं है। आपको दिया है और उतार भी लेती है, फिर अगर आप उसके काम को पूरा नहीं करते हैं तो वो तो किसी आदेश के तहत आपको बैठाती है ना वहां पे। तो खैर ये मौका मुबारकबाद देने का है, इन चर्चाओं का नहीं है। आपके अन्य पैनलिस्ट भी यही बात कह रहे थे, तो लेट अस होप दैट थिंग्स will move in a very smooth manner। अभी बंगाल की हमारी टैली भी अपडेट हुई है, बंगाल की टैली अपडेट हुई, इसमें 202 हो चुका है बीजेपी को, यानी कि डबल सेंचुरी बीजेपी मारती नजर आ रही है। दीक्षित जी, इस बार के चुनावों में, इस बार की क्या हर चुनावों में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो महिलाओं की बहुत रहती है। बंगाल में भी देखा, बिहार में भी हमने देखा, महिलाएं निर्णायक भूमिका में रहती हैं। कहा यह गया कि बंगाल को लेकर जो रूरल इलाके हैं वहां की महिलाएं हमेशा से टीएमसी के फेवर में रही, लेकिन जो अर्बन वोटर्स हैं, जो अर्बन महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं हैं, वो बीजेपी के सपोर्ट में रही। 21 के विधानसभा चुनाव में लगभग 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया, लेकिन जो शिफ्टिंग हुई है ये साइलेंटली हुई। क्या ये माने हम दीक्षित जी बीजेपी की तरफ महिलाओं की, और हुई तो किन योजनाओं पर हुई, क्या कहेंगे आप? साक्षी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति को 50 जो आरक्षण है वो देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और महिलाओं को इस चुनाव में नहीं हर चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है, अपने साथ जोड़ा है, अपने उनको कनेक्ट किया है। महिलाओं को वो सम्मान, हक, हर चीज के लिए प्रतिबद्ध किया है कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, आप विकास के लिए वोट कीजिए, आपका जो नेतृत्व है वो हम बढ़ाएंगे। और इसी के तहत अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के अंदर, जब ये दूर दूर तक भी ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनेगी, हमारी पार्टी ने तब भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए उस वक्त कदम उठाए, और 2006 में तो हमारी पार्टी ने तकरीबन 2006 में कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण दे भी दिया था, और अपने संविधान में संशोधन करके। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ
और महिलाओं के हक के लिए बहुत पुरानी प्रतिबद्ध है। और उनको एक एहसास दिलाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो आपकी 50% आबादी है उसका नेतृत्व आपको मिलेगा और उसका हक आपको मिलेगा, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे और अन्य योजना हो। उस योजनाओं के तहत मातृशक्ति के, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत जो था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि जो महिलाएं चूल्हा चौका जलाती थी, जिनकी आंखों में परेशानी हो जाती थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कब उज्ज्वला योजना चलाई थी और महिलाओं को उनका हक दिलाया, महिलाओं को ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपका हक, आपका नेतृत्व आपको वापिस देगी। और इसी कनेक्टिविटी के साथ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जता रही है और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है। ठीक, सुखबीर तंवर जी, आपको क्या लगता है वो कौन सी बड़ी वजहें हैं, वो बड़ी कारण कौन से हैं जिससे कांग्रेस का जो वोटर रहा एक समय पर वो छिटका, वो अलग हुआ, वो शिफ्ट हुआ, टीएमसी में शिफ्ट हुआ हो या अन्य में शिफ्ट हुआ हो या फिर अब बीजेपी में शिफ्ट हुआ हो? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है हर 5 वर्ष में लोगों को अपना मत देने का भारत के संविधान के अनुसार अधिकार प्राप्त है। और जिस प्रकार से लोगों के मत को प्रभावित करने के लिए जो नए नए प्रपंच किए जाते हैं या किए गए हैं, जिस तरह से जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विषय है उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा देना और कानून के हिसाब से उसको अलग कर देना और उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी शक्तियों को बढ़ा देना और उसके किसी भी कृत्य पर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं चलेगा, ये इसी का उदाहरण है। ये सारे विषय इस बंगाल चुनाव से पहले आए हैं। मैं तो आज सिर्फ ये कहूंगा, मंगलवार को मछली का सेवन करने वाले तथाकथित सनातनियों और छद्म हिंदुत्व के झंडा बरदारों को बंगाल विजय की शुभकामनाएं। आपने फिर भी जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी की क्या वजहें हैं, आप इसका ठीकरा ईएसआई पर फोड़ रहे हैं। नहीं, मैं उसका ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ। मैंने उसके बारे में सिर्फ आपको ये बताया कि ये हर चुनाव में प्रदेश के या राष्ट्र के मतदाताओं को अवसर मिलता है, उनको जो बेहतर लगता है उसके आधार पर निस्संदेह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमियां रही होंगी जिस वजह से जो इस तरह के विषय आ रहे हैं, उससे कोई इधर उधर की बात करने का विषय नहीं है। लेकिन आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुदृढ़ विचारधारा की पार्टी है और उसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए जो भी कुकृत्य इस विगत के 12 वर्ष में इस देश और प्रदेश में हो रहे हैं उन सबको बेनकाब करेंगे और हम मजबूती के साथ अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। राकेश जी, एक फैक्टर ये भी रहा कि अमित शाह लगभग 15 से 20 दिन खुद बंगाल में डटे रहे और इससे एक मनोबल बढ़ा कार्यकर्ताओं का बीजेपी का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब बड़े नेता लगातार किसी प्रदेश के चुनाव में रहते हैं तो वहां पे छोटा कार्यकर्ता बहुत ज्यादा शक्ति के साथ अपना मनोबल को बढ़ाता है और वो इलेक्शन के अंदर पार्टी के लिए ज्यादा काम करता है। केवल अमित शाह जी नहीं रहे, अमित शाह जी के साथ साथ जिस तरीके से हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी विधानसभा में, छोटी सी विधानसभा में जाके एक छोटी सी मीटिंग को अटेंड करता है तो वहां के कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह बढ़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मैंने आपको पहले भी कहा कि ये केवल जो बीजेपी ने चुनाव में कैंपेनिंग की है, ये केवल 2 महीने की कैंपेनिंग नहीं है, ये 2020 से ये चलती आ रही थी और अब जाके बीजेपी को सफलता मिली है। तो मैं समझता हूं बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जैसे कि बीजेपी निगम चुनाव लड़ती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, वैसे ही बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ती है और वैसे ही विधानसभा लड़ती है। तो बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। उनको क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में, असम में और पुडुचेरी में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। विजय थलापति को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं उनकी बनी जाएगी। और जैसे कि केरल के अंदर भी कांग्रेस और जो अलायंस है उनको सरकार बनाएंगे, वो उनकी भी सीटें कंफर्म हो रही हैं। तो आज का जो डे है वो रिजल्ट डे है। तो आज हम किसी के बारे में ये नहीं कहेंगे किसी ने ये किया ये नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली कहा यही जाता है जो जीता वो सिकंदर। तो आज जो पार्टी जीती है वो सिकंदर है और जनता ने उसको अपना मैंडेट दिया है और वो जनता से किए हुए वादों को पूरा करे। ठीक है, बहुत